हेलो स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री का नीट का 2024 का पेपर सॉल्व करने वाले हैं। सेट है हमारा R4, ठीक है। जिसमें पहला क्वेश्चन है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ये नीट सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का 2024 का। तो क्वेश्चन है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें देखो कुछ आयंस दे रखे, टाइटेनियम 3+, क्रोमियम 2+, मैग्नीज 2+, Fe2+ एंड स्कैंडियम 3+। तो पूछा इनमें से किसका क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट सेम है, किन आयंस का। तो हमें पता है स्कैंडियम, 1 मिनट, एक मिनट वेट कर लेते हैं, ये प्रोसेसर थोड़ा हैंग चल रहा है अभी। तो यहाँ पर हमें पता है देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज एंड आयरन, ठीक है। स्कैंडियम 21 होता है, 22, 23, 24 एंड 25, 26। अगर मैं सबकी कॉन्फ़िगरेशन करूं तो ये होता है आर्गन 3D 4s2 3D1, ये होता है 4s2 3D2, ये 4s2 3D3, ये 3D5 4s1। ये आपने पढ़ी होगी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन। ये 3D5 4s2 4s2 3D6। ये सेट है, ये R4 सेट है केमिस्ट्री का सेक्शन ए, ठीक है। ये इनकी ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन है। अब बोला है कि इस आयन फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन पहले करते हैं हम, फिर चेक करते हैं कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या आएगा। तो स्कैंडियम क्या निकालना है 3+, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो D 0 कॉन्फ़िगरेशन। टाइटेनियम की बात करें तो टाइटेनियम में 3+, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करें तो 3D1, D1 बोलो या 3D1। वैनेडियम की अगर हम बात करें तो वैनेडियम यहाँ पे है ही नहीं। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम 2+, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे निकले, D3 कॉन्फ़िगरेशन। ये रहा क्रोमियम D3 कॉन्फ़िगरेशन। अगर Mn2+ की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो D5 कॉन्फ़िगरेशन। और आयरन की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो D6 कॉन्फ़िगरेशन। ये Fe2+ है। ये Mn की अगर बात करें तो ये Mn2+ की कॉन्फ़िगरेशन है। ये क्रोमियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+ एंड स्कैंडियम 3+। अब बोला था मैं कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम, मैग्नेटिक मूवमेंट इज सेम। D0 कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिल करूं 3 4 5 तो D0 एम्प्टी d ऑर्बिटल। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं 1 2 3 4 ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन्स। D3 मींस 1 2 3 4 5 1 2 3, D3 कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। और नेक्स्ट 1 2 3 4 5। तो क्रोमियम जो कि 24 होता है, क्रोमियम हमें क्या निकालना था 2+, 2 इलेक्ट्रॉन निकलते तो D4 होता है। यहाँ पे देख लो D4 आएगा क्रोमियम का आपका। एक मिनट से इरेज करते हैं। D4 हमने क्रोमियम 3+ कर दिया था। देखो क्रोमियम से अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन को निकालोगे, एक S से निकलेगा और एक D से, D4 कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो किसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सेम आ रहे हैं, क्रोमियम एंड आयरन। और हमें पता है जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, हमें पूछा था मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट इक्वल टू होता है √n+2 और n होता है यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो बताओ नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स किसमें सेम है, Fe2+ एंड क्रोमियम 2+। तो किसमें सेम है, Fe2+ एंड क्रोमियम 2+, Fe2+ एंड क्रोमियम 2+। तो आंसर देखा जाए तो Fe2+ एंड क्रोमियम 2+। तो ऑप्शन बी एंड डी, ऑप्शन 4। तो यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा करेक्ट है, 4th।
बी एंड डी ओनली, ठीक है। जिस बच्चे ये टिक करा है गलत है। दोबारा बता देते हैं इसमें क्या था, पहले आपने ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन करी, फिर देखा आयंस की फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन कितनी है, कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करे, स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 3+, क्रोमियम 2+, मैग्नीशियम 2+, मैग्नीज 2+, आयरन 2+, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स सेम है तो उनका मैग्नेटिक मूवमेंट सेम आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है √n+2 और n यहाँ पे होता है अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ज्यादा अनपेयर मतलब जितने ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है उतना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट। बट क्वेश्चन में पूछा था कि किन का मैग्नेटिक मूवमेंट सेम है, तो ऑप्शन डी, बी एंड डी ऑप्शन जो भी है फोर्थ, तो आंसर इसका फोर्थ, ठीक है। तो इसका फोर्थ आंसर करेक्ट है। तो हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पूरा कंप्लीटली। नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो बोला मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो यहाँ पे दे रखा 1 मोल ऑफ H2O2 O2, 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव 2 Mn2 पॉजिटिव, 1.5 मोल ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन CaCl2 एंड 1 मोल ऑफ FeO2 Fe2O3। और राइट में हमें दे रखा 3 फैराडे, 2 फैराडे, 1 फैराडे एंड 5 फैराडे। मैच द फॉलोइंग करना है, तो 1 बाय 1 कर रहे हैं। तो पहला जो ऑप्शन है इसमें ये है कि जो H2O है वो कन्वर्ट हो रहा है O2 में। तो H2O में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 से 0 जा रही है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 2 फैराडे। बी, ये ए था कैपिटल है, ये कैपिटल बी। बी पार्ट था कि 1 मोल ऑफ MnO4 नेगेटिव, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में ही है, क्लास 12 की अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बैक एक्सरसाइज खोलोगे तो इसी में ये क्वेश्चन दे रखा है। तो इससे बन रहा है Mn2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और +7 से +2 जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, 5 फैराडे। आंसर यहीं पे दिख रहा है, तब भी हम कर रहे हैं। सी पार्ट 1.5 मोल ऑफ सी है, तो अब देखो 1.5 मोल ऑफ सी है फ्रॉम मोल्टन CaCl2। CaCl2 में जो CaCl2 होता है उसमें कैल्शियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, ओके। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी जो कि है 2 फैराडे। तो बोला 1.5 के लिए कितना होगा, मोल ऑफ कैल्शियम रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिसिटी 2/1 इंटू में किसके लिए निकालना है, 1.5 के लिए। तो आंसर आ रहा है 3 फैराडे। जो थर्ड है उसका आंसर आ रहा है 3 फैराडे। एक मिनट, वो सॉरी माइक हिल गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो फोर्थ है डी, अब डी आ रहा है यहाँ पे 1 मोल ऑफ Fe, जो Fe है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe2O3। अगर मैं Fe की बात करूं तो यहाँ +2 से कितना जा रहा है, ऑक्सीजन -2 होता है तो 3 ऑक्सीजन की -6, तो ये आ गया +3, ये आ गया 1 फैराडे। +2 से +3 1 फैराडे। तो अब 1 बाय 1 हमें चेक करते हैं कि आंसर क्या होगा, ठीक है। तो H2O2 जो A है वो कितना आ रहा है, 2F, मतलब जो A का आंसर है वो है 2F मींस सेकंड, ठीक है। B जो MnO4 नेगेटिव है इसका आंसर क्या है, 5 फैराडे। 5 फैराडे मींस फोर्थ। अगर नेक्स्ट बात करें 1 मोल ऑफ कैल्शियम, इसका आंसर आ रहा है 3 फैराडे मींस 1, सी का आ रहा है 1। एंड लास्ट FeO से Fe2O3 जो कि 1 फैराडे, फोर्थ का 1 फैराडे मींस मैच द फॉलोइंग में थर्ड, फोर्थ का मतलब डी का थर्ड। पूछा था करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, तो ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का 1 एंड डी का थर्ड, तो ऑप्शन फोर्थ ये रहा करेक्ट। ये टिक मारा हुआ है जिन्होंने भी करा ये, ठीक है। तो ये बैक एक्सरसाइज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन आया डायरेक्ट ही, जिसमें से H2O Mn और ये चारों ही इसी में है, आगे भी थोड़ा ऊपर नीचे। बैक एक्सरसाइज में 14 और 16 क्वेश्चन के आसपास। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सेकंड क्वेश्चन था, इजी था, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फैलिंग सॉल्यूशन ए, क्वेश्चन नंबर 53 सेक्शन ए का। फैलिंग सॉल्यूशन ए इज, तो यहाँ पे तो ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा है। फैलिंग सॉल्यूशन हमने पढ़ा है, याद होगा। फैलिंग सॉल्यूशन दो होते हैं। फैलिंग सॉल्यूशन ए जो होता है अल्कलाइन कॉपर सल्फेट, ये तो काफी इजी क्वेश्चन है नीट के अकॉर्डिंग। एंड बी जो होता है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इसका फॉर्मूला होता है KNaC4H4O6.4H2O। तो क्वेश्चन में बोला था फैलिंग सॉल्यूशन ए क्या होता है, तो फैलिंग सॉल्यूशन ए होता है अल्कलाइन कॉपर सल्फेट। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, आंसर नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, ये तो देख के ही पता चल रहा था। तब भी ये दोनों इसलिए लिखा है, क्या पता नेक्स्ट टाइम दूसरा पूछ ले। तो नेक्स्ट करते हैं 54th क्वेश्चन, ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले। तो ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर मैच द फॉलोइंग के फिर द्वारा लेफ्ट में कुछ रिएजेंट और रिएक्शंस दे रखी है और बताना कि सॉरी रिएक्शंस दे रखी है, उनका रिएजेंट कौन कौन सा है। तो पहला दिख रहा है यहाँ पे, देख लो डबल बॉन्ड से क्या बन रहा है, कीटोन। अल्कीन से कीटोन बन रहा है, तो ये क्या है, ओजोनोलिसिस। बना के भी दिखाते हैं। ये जो है कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे यहाँ पे हम। ये एक अल्कीन है, याद होगा हमने ओजोनोलिसिस पढ़ा है O3 के साथ। Alkene react with ozone in the presence of inert solvent like CaS2Cl2 at low temperature 196 to 200 Kelvin to form ozonide। तो यहाँ पे क्या बनता था, ओजोनाइड, याद होगा ओजोनाइड। ये बन गया ओजोनाइड, ये जो हार्ट फॉर्म की शेप होती है। और when this ozonide react with zinc H2O, तो ये हार्ट यहाँ से कटती थी और ये जिंक ऑक्सीजन को लेके चला जाता था। और देख लो यहाँ रिंग के साथ कौन सा बॉन्ड लगा है, ऑक्सीजन। एक बॉन्ड ऊपर है, एक बॉन्ड नीचे है, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड। और एक राइट में मिलेगा, एक लेफ्ट में। तो पहला जो है ओजोनाइड ओजोनोलिसिस हो रहा है ए का, तो रिएजेंट कौन सा हुआ, फोर्थ, ए का फोर्थ। ठीक है, अभी लिखेंगे बी पार्ट। अगर देखा जाए बी पार्ट क्या है, एक रिएक्शन दे रखी है, एक बेंजीन है, इससे क्या बन रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये तो एनसीईआरटी की रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट। तो ये रिएक्शन क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। हमने पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड के साथ ये H है, वो एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ये H किसको लेके चला जाएगा, Cl को। किसको लेके चला जाएगा, Cl को। और ये रिंग यहाँ से अटैच्ड होगी। तो बताओ रिएजेंट कौन सा है, एनहाइड्रस AlCl3। तो इसका ऑप्शन ये रहा, एसाइल क्लोराइड और एनहाइड्रस AlCl3, ये दिख रहा होगा। ठीक है, अब थर्ड पार्ट जो इसका Ca कि अल्कोहल से क्या बनाना है, कीटोन, अल्कोहल टू कीटोन। तो अल्कोहल से कीटोन, सेकेंडरी अल्कोहल कन्वर्टेड इनटू कीटोन। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, कन्वर्टेड इनटू कीटोन बाय ऑक्सीडेशन विद क्रोमिक एनहाइड्राइड, क्रोमिक एनहाइड्राइड। ठीक है, CrO3 के साथ। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है कि जो सेकेंडरी अल्कोहल है उसको अगर आपको कीटोन में कन्वर्ट कर रहा है तो क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ ऑक्सीडाइज कर दो तो मिल जाता है हमें कीटोन। तो ऑप्शन कौन सा है, थर्ड। तो क्वेश्चन तो हुई जगह, तब भी फोर्थ भी सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे डी पार्ट। तब तीनों करें तो चौथा भी कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, फोर्थ पार्ट जो इसका, एक बेंजीन रिंग, उसके ऊपर CH2 CH3 लगा है। तो इससे बनाना है COO के
कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन है अल्काइल बेंजीन वाली, याद होगा ये KMnO4 और KOH की प्रेजेंस में होता है, इसको हाइड्रोलिसिस करके हम क्या बनाते थे, कार्बोक्सिलिक एसिड। बट आगे की रिएक्शन बोली नहीं है, सिर्फ यहीं तक छोड़नी है। तो रिएजेंट कौन सा है, KMnO4 एंड KOH। तो अगर हम यहाँ पर देखें जो ए का रिएजेंट कौन था, ओजोनेलिसिस, मतलब फोर्थ। अगर बी की बात करें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, बी का आंसर है फर्स्ट। सी का जो आंसर है सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड सेकंड। एंड डी ऑप्शन इज डी, फ्रॉम अल्काइल बेंजीन से बेंजोइक एसिड हम बनाते थे KMnO4 के साथ, फिर हाइड्रोलिसिस करते थे, तो ऑप्शन थर्ड जो ये रहा। तो 4 1 2 3, ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, तो ऑप्शन नंबर बी जो सेकंड आंसर है, आंसर सेकंड। जिस बच्चे ने करा है उनका ये इनकरेक्ट है, जिस भी बच्चे का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, देखो 4 1 सेकंड एंड थर्ड। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था ऑर्गेनिक का, जिसमें कई रिएक्शंस दे रखी थी। तो अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। 55 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल रिएक्ट विद लुकास रिएजेंट। तो यहाँ पे कुछ अल्कोहल दे रखे हैं और टिक मारी हुआ है, वैसे भी बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन है विच वन इज फॉलोइंग अल्कोहल, लुकास रिएजेंट ZnHCl के साथ जो रिएक्शन होती थी, याद होगा लुकास रिएजेंट में जो टर्शियरी अल्कोहल होता था वो फास्ट रिएक्ट करता था, लिखा भी आपने पढ़ा भी होगा, टर्बिडिटी अपीयर इमीडिएटली इन केस ऑफ टर्शियरी अल्कोहल, बट इन केस ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टर्बिडिटी अपीयर विद इन 5 मिनट्स, एंड इन केस ऑफ प्राइमरी अल्कोहल नो टर्बिडिटी इज अपीयर। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि टर्बिडिटी अपीयर ऑन हीटिंग, ठीक है। तो जो लुकास रिएजेंट है, और लुकास रिएक्शन जो थी जो हमने पढ़ा है लुकास टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे जो रिएक्शन प्रोसीड करती है किसको, प्रोसीड्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, रिएक्शन प्रोसीड बाय फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो इन सब में से मोर और कार्बोकेटाइन का ऑर्डर ये रहा, इनमें से कौन सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन है, यहाँ दिख रहा है, देखो पहला जो है अल्कोहल सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, प्राइमरी टर्शियरी एंड प्राइमरी, जो सी ऑप्शन है यही आंसर इसका करेक्ट है। यहां से निकला तो यहाँ पे क्या बन गया, टर्शियरी कार्बोकेटाइन, तो ऑप्शन सी थर्ड आंसर, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, देख कर हो जा रहा है। नेक्स्ट, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट इन 56 क्वेश्चन। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंट्रा लिखा है, इंट्रा, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर, तो इंट्रामोलिकुलर होता है क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने पढ़ा भी है, स्टेटमेंट आपको पता होगा, व्हेन हाइड्रोजन एटम बाइंड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इन अ सेम मॉलिक्यूल। अगर सेम मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो उसको इंट्रा बोलते हैं, और डिफरेंट में होता है तो इंटर। तो बोला इंट्रामोलिकुलर, देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल सेम मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में ये बॉन्डिंग बन रही है, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, तो इंट्रा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फोर्थ आंसर नंबर 4। बट बाकी सबकी बात करें, जैसे कि HF, तो ये इंटर बनाता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, यहाँ पे बन रही है जो इंटर। और आपने ये भी पढ़ा होगा 12th में भी और 11th में भी, NO OH पैरा वाला कंपाउंड देखते हैं
इनके बीच में भी मेटा हो, पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों में कौन सी है, इंटर, HF में भी कौन सी है, इंटर, सिर्फ ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है वो बना रहा है इंट्रा, इंट्रा मतलब सेम मॉलिक्यूल, तो ऑप्शन इज फोर्थ। नेक्स्ट 57th क्वेश्चन है यहाँ पर, वही मैच द फॉलोइंग फिर दोबारा। तो यहाँ पर है कंपाउंड्स दे रखे NH3 BrF5 XeF4 एंड SF6, तो उनकी शेप और ज्योमेट्रीज जो दे रखे ट्राइगोनल पिरामिडल, और उसके बेसिस पे करेक्ट आंसर बताना है। तो VSEPR हाइब्रिडाइजेशन दोनों से ही कर सकते हैं इसको सॉल्व। तो 1 बाय 1 करते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हो, याद होता जो NH3 की क्या शेप है ट्राइगोनल पिरामिडल करते हैं। देखो NH3 हमने इसके लिए तो एक वीडियो भी डाल रखी है VSEPR की, वहां से भी देख सकते हो। तो कैसे निकाला था, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस चार्ज ऑन सराउंडिंग एटम, और चार्ज कोई लेते नहीं, प्लस माइनस सारा 1 लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 4। देखो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 आ रहे हैं, कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 3, तो बॉन्ड पेयर तो 3 है। एंड लोन पेयर की हम बात करें, 4 में से 3 बॉन्ड में चलेगी तो एक लोन पेयर, एक लोन पेयर आने की वजह से जो ज्योमेट्री तो इसकी टेट्राहेड्रल है, बट शेप चेंज हो जाती है। क्या हो जाता है एक लोन पेयर आने की वजह से, ट्राइगोनल गोनल पिरामिडल। BrF5 इसकी भी अगर आप टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालो, ब्रोमीन कितना होता है 7, 17 ग्रुप, प्लस 5 इंटू सराउंडिंग का चार्ज, चार्ज में -1 हो या +1 सब 1 ही लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2 कितना आया 6। टोटल 6 है तो कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 5 बॉन्ड में चले गए, बचे हुए एक लोन पेयर, ठीक है। 6 की वजह से जो ज्योमेट्री वो ऑक्टाहेड्रल, बट एक लोन पेयर आने की वजह से शेप क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल। BrF बचा एक लोन पेयर, ये होगी स्क्वायर पिरामिडल। सेम एज इट इज XeF4 की अगर हम बात करें, XeF4 जो थर्ड है, तो यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, Xe जो 18 ग्रुप है 8 प्लस 4 इंटू 1 4, सराउंडिंग एटम का चार्ज डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है 6, कितने बॉन्ड में गए, इसकी वीडियो भी डाल रखी है VSEPR का, उसमें सारे स्ट्रक्चर्स हैं। बॉन्ड में कितने गए 4, टोटल में से ये 4 F है, और लोन पेयर में कितने गए 2। 6 की वजह से जो ज्योमेट्री है ऑक्टाहेड्रल, बट 2 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से स्क्वायर प्लेनर, तो ये हो जाएगी शेप XeF ये 2 लोन पेयर, तो ये स्क्वायर प्लेनर। तो जो लास्ट है SF6 ये से डायरेक्ट बना देते हैं, ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, ये फ्लोरीन है हर कॉर्नर्स पे, तो ये हो गया है ऑक्टाहेड्रल। तो देख लो ऑप्शन जो ए का है, ए का वो आ रहा है ट्राइगोनल प्लेनर पिरामिडल, सॉरी हमारा ए था ना, ये रहा अमोनिया, अमोनिया का क्या आ रहा है ट्राइगोनल पिरामिडल, ए का 1, ए का तो करेक्ट ही दे रखा है। BrF5 क्या है स्क्वायर पिरामिडल, मतलब बी का स्क्वायर पिरामिडल, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। एंड सी की बात करें XeF4 स्क्वायर प्लेनर, सी का सेकंड, एंड डी की हम बात करें तो डी का आ रहा है ऑक्टाहेड्रल थर्ड। तो ऑप्शन 1 4 2 3, 1 4 2 3, तो ऑप्शन कौन सा है इसका फोर्थ, आंसर फोर्थ। ये जिस बच्चे का उसका ये वाला भी क्वेश्चन गलत हो गया, ठीक है फोर्थ। नेक्स्ट करते हैं, 1 मिनट पानी पे लेते हैं, इतने ये नोट कर लो। अगला क्वेश्चन
वैसे क्वेश्चंस काफी इजी आए इस साल नेट के एग्जाम में केमिस्ट्री के, बाकी फिजिक्स बायो का पता नहीं, वो तो फिजिक्स और बायो के टीचर्स ही बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 3 आइसोमर्स पेंटेन। तो एक एन पेंटेन है, आइसोपेंटेन, एंड थर्ड वन इज नियोपेंटेन। तो बॉइलिंग पॉइंट इनका डिक्रीज हो रहा है। बॉइलिंग पॉइंट किन चीज पे डिपेंड करता है? बॉइलिंग पॉइंट इज डिक्रीजेस with increasing branching, increase लिखा है, increasing branching। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है अगर ब्रांचिंग बढ़ती है, बिकॉज सरफेस एरिया इज डिक्रीजेस, बिकॉज सरफेस एरिया इज डिक्रीजेस, हैंस वंडर वॉल फोर्स या इंटरेक्शन बोल सकते हैं इज ऑल्सो डिक्रीजेस, ऑल्सो डिक्रीजेस। फिजिकल प्रॉपर्टी जो आइसोमर्स की जो प्रॉपर्टीज है ये वहां से क्वेश्चन आया है, तो बिल्कुल इजी है। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है जब ब्रांचिंग बढ़े, और हमें पता है तब एन से आइसो में जाएंगे तो ब्रांचिंग इंक्रीज होती है और नियो में और इंक्रीज। क्यों बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज करता है? क्योंकि सरफेस एरिया भी कम हो रहा है, और वंडरवॉल इंटरेक्शन और वंडरवॉल फोर्स है वो सरफेस पे लगने वाली फोर्स होती है। जब सरफेस एरिया कम होती जा रही है तो इंटरेक्शन भी वीक होती जा रही है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं when branching increases the molecule attain a shape of sphere, correct है, this result is the smaller surface area। आ रहा है देखो, this result in the smaller surface area। एक मिनट, ये क्या आ गया यहाँ पे लिखा है देखो, smaller surface area due to which the intermolecular force of sphere molecule weak। तो वही van der Waals interaction intermolecular interaction डिक्रीज कर जाएगी। तो both statement A and B are correct, both statement first and second are correct। तो ऑप्शन नंबर 4, both statement first and second are correct। तो आंसर नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये भी। In which of the following process entropy is increased? ये तो NCERT प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स। तो एंट्रोपी हमने पढ़ा डिग्री ऑफ रैंडमनेस, डिग्री ऑफ रैंडमनेस कॉल्ड एंट्रोपी, यस और नो। और एंट्रोपी जो सॉलिड लिक्विड गैस किसकी ज्यादा होती है? गैस की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ए, बोला किसकी एंट्रोपी बढ़ रही है? अ लिक्विड इवेपोरेट टू वेपर, लिक्विड से वेपर बन रहा है मतलब गैस बन रहा है, तो एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। सेकंड, टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज लोअर फ्रॉम 130 केल्विन टू 0 केल्विन, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं सॉलिड का, तो टेम्परेचर डिक्रीज करना है तो आप मतलब उसे एक तरह से और फ्रीज कर रहे हो, तो एंट्रोपी यहाँ पे और सॉलिड बना रहे हो और हार्ड, तो एंट्रोपी डिक्रीज। सी ऑप्शन देख लो, अच्छा है। यहाँ पे बोला है देखो 2NaHCO3 सॉलिड है से Na2CO3 सॉलिड, CO2 गैस एंड H2O गैस बन रहे हैं। तो सॉलिड से लेफ्ट में रिएक्टेंट में सॉलिड था, प्रोडक्ट में एक सॉलिड और 2 गैस हैं, तो ओवरऑल गैसेस आ रही है, तो एंट्रोपी क्या होगा? इंक्रीज। सॉलिड से क्या बन रहा है? गैस, तो एंट्रोपी इंक्रीज। नेक्स्ट Cl2 गैस से 2Cl गैस, ये सब NCERT में ही है, सॉल्व प्रॉब्लम है थर्मोडायनेमिक्स में। तो Cl2 गैस से 2Cl गैस बन रहा है, तो देख लो Cl2 यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, एक Cl2 मॉलिक्यूल से 2 क्लोरीन के एटम्स बन रहे हैं, तो मतलब एक से क्या डिवाइड हो रहा है? 2, दोनों ही गैस फॉर्म में थे, बट यहाँ पे 1 मोल है, वहाँ पे 2 मोल, तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हुआ? इंक्रीज, 1 से 2। यहाँ पे देखो 1 था और इससे कितना बन गया? 2 मोल। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल 1 था, वो टूट के 2 एटम्स बना दिए, तो ओवरऑल एंट्रोपी यहाँ पे क्या हुई? इंक्रीज। तो एंट्रोपी ए, सी और डी में इंक्रीज हो रही है, तो ए सी डी आंसर सेकंड, ए सी डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60।
तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो बोला 1 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड was treated with 25 ml of 0.75 m HCl solution. The mass of sodium hydroxide left unreacted is equal to, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास अनरिएक्टेड कर जाएगा, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कितना मास अनरिएक्ट कर जाएगा। तो पहले रिएक्शन क्या दे रखे यहाँ पे, सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है HCl के साथ, हमें पता है NaCl एंड H2O देते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक तरफ ले लेते हैं, NaOH का जो मास है वो कितना है 1 ग्राम, और जो मोलर मास होता है वो होता है 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। एक तरफ ले लेते हैं HCl, बोला ना कि द मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो कितना मास इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्ट कर जाएगा, मतलब बच जाएगा अनरिएक्टेड, जब इसकी वॉल्यूम है 25 ml और मोलारिटी है 0.75, तो इसका वॉल्यूम जो है वो 25 ml, और लीटर में करें तो 0.025 लीटर, और मोलारिटी की बात करें तो ये आएगा 0.75 ml। तो पहले हम दोनों के मोल निकाल लेते हैं, फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले हम दोनों के मोल निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितने 1 ग्राम और मोलर मास 40, तो ये आ गया 1/40 मोल। उसके चेक करते हैं, तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स मोलरिटी इनटू में वॉल्यूम, मोलरिटी कितना है 0.75 और वॉल्यूम 0.025, पॉइंट हटाया इसके 2 जीरो और इसका है 3 जीरो, ठीक है। 25 से ये कट गया 4, तो इसका एक जीरो यहाँ पे ले लेते हैं, ये तो हो गया 40, 2 जीरो बचे, वापस पॉइंट लगा देते उस पर 0.75, तो इसको लिख रहा है 1 मिनट, तो इसको सिंपली लिख देते 1/40 इंटू में 0.75, वो इस फॉर्म में इसलिए लिखा है कंपेयर करने के लिए इसके मोल्स HCl के। अब बताओ किसके मोल ज्यादा है और किसके कम। इसके आ रहा है 1/40, ये आ रहा है 1/40 इंटू 0.75, 1/40 को मल्टीप्लाई करोगे 0.75 से, तो ये ओवरऑल वैल्यू इससे कम हो जाएगी। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज स्मॉलर, ये कम है, स्मॉलर देन NaOH, therefore it is, अगर ये कम है, ठीक है, बस इतना ही लिख लेते हैं, अभी आगे लिखेंगे क्या है, रेजर कहाँ गई, हाँ ये ठीक। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज स्मॉलर, अगर अब मैं देखो 1/40 को 0.75 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू उससे कम आएगी, इसके मोल्स कम है, तो ये बताओ ये कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, कम है, ये ज्यादा है ना, तो ये बच जाएगा, ये बच जाएगा तो कितना बचेगा वही पूछा हमसे, तो यहाँ ये लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl इज स्मॉलर देन NaOH, देयरफॉर इट इज completely, it was completely reacted, ये कंप्लीट रिएक्ट कर जाएगा, तो बचेगा कौन, जो ज्यादा वाला है, तो अनरिएक्टेड मोल्स निकालू, अनरिएक्टेड मोल्स ऑफ NaOH, ये था 1/40, और HCl कितना रिएक्ट कर रहा है 1/40 इंटू में 0.75, तो दोनों का एलसीएम आया तो 40, 1 माइनस 0.75, तो ये आ रहा है 0.25/40 मोल, ये अनरिएक्टेड मोल है, बट हमें मोल नहीं, हमें मास पूछा है, ठीक है। तो मोल्स कितने आ रहे हैं, ये रहे, जो भी निकाला 0.25, यहाँ पर लिख लेते हैं अपॉन 40, तो मोलर मास कितना होता है NaOH का 40 ग्राम पर मोल, तो बोला था मास बताओ कितना आएगा, अब तो निकल गया, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास अपॉन
मोलर मास, यस और नो? तो मास बराबर क्या आ जाएगा? मास बराबर आ जाएगा n इंटू में मोलर मास। n हमारे पास आया है 0.25, 0.40, मोलर मास होता है 40 से 40 का 0.25 ग्राम। तो ग्राम में तो दे नहीं लिखा था, मिलीग्राम में, तो मिलीग्राम में आ गया ये 250 मिलीग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो ऑप्शन ए 250 मिलीग्राम। तो आंसर इसका है 250 मिलीग्राम। तो आंसर ए इज करेक्ट, जो 1 है। तो क्वेश्चन नंबर था 60। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। तो फिर दोबारा मैच द फॉलोइंग आ रहा है इस बार। क्वेश्चन ये काफी इजी है। बोला है ये कुछ मॉलिक्यूल दे रहे हैं, नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम। इथेन पहला है, इथेन, जिसमें एक सिग्मा होता है, ठीक है। बोला था नंबर एंड टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू कार्बन एटम्स, कार्बन एटम के बीच में नंबर और टाइप्स ऑफ बॉन्ड बता देते हैं। सेकंड आ रहा है इथीन, इथीन में एक सिग्मा एक पाई होता है। ये ए था, ये बी, सी एंड डी। तो पहले डी देखते हैं। डी पार्ट है वो इथाइन। इथाइन में क्या है? 2 पाई एक सिग्मा। जो थर्ड पार्ट है वो कार्बन मॉलिक्यूल ऑफ CO2, कार्बन C2। एमओटी में पढ़ा है जो कार्बन CO2 है, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन किस क्या बनाते हैं? पाई में लाई करते हैं, 2 पाई। तो चेक करते हैं, तो काफी इजी क्वेश्चन था। तो फर्स्ट का ए का क्या है? 1 सिग्मा। थर्ड ए का है थर्ड। कई बार इस टाइप से चेक कर लिया करो, क्योंकि सॉल्व तो बच्चे कर लेते हैं बट उनसे जब टिक मारना होता है वहां पे गलती हो जाती है। ए का थर्ड, बी एक सिग्मा और एक पाई, 1 सिग्मा एंड 1 पाई, फोर्थ। यहाँ मक्खी उड़ गई बार बार। सी के बाद ऑप्शन क्या है? 2 पाई। 2 पाई कौन सा है? 2 पाई सी का है सेकेंड। एंड डी का है 2 पाई 1 सिग्मा, 2 पाई 1 सिग्मा फर्स्ट। तो ऑप्शन ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड एंड डी का 1। ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर सेकेंड। तो आंसर यहाँ सेकेंड आंसर। ओके, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, काफी इजी ऑर्गेनिक का। नेक्स्ट आ रहा है 62 क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर। तो बॉइलिंग पॉइंट, तो ग्रुप 16 जो होता है पी ब्लॉक से क्वेश्चन है, ठीक है। ग्रुप 16 के हाइड्राइड्स दे रहे क्या? सल्फर H2SC। तो पूछा बॉइलिंग पॉइंट। हमें पता है बॉइलिंग पॉइंट जनरली वैसे क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है और सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, तो वन डबल इंटरेक्शन भी बढ़ेगी। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है तो ऑर्डर तो देखो ये होना चाहिए, इंक्रीजिंग पूछा है डिक्रीजिंग, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर दे रखे ना। तो ऑर्डर तो देखो ये होना चाहिए H2TE सबसे ज्यादा, उससे कम H2SC, H2S एंड H2O, ये ऑर्डर होना चाहिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। बट H2O फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इन सबसे ज्यादा हो जाता है एक्सेप्शनली। रीजन भी बता दिया, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर सबसे पहला आ जाएगा H2TE, H2SC एंड H2S, ये ऑर्डर होता है। पहले ऑर्डर चेक करते हैं, ऑर्डर तो करेक्ट दे रखे। ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर मास H2O इज एक्सपेक्टेड टू हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट। H2O का वैसे लोअर होना चाहिए द अदर मेंबर ऑफ ग्रुप, सही बोला है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग H2O इट हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, क्योंकि यहीं पे हमने देख लिया दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। आंसर नंबर 4। क्वेश्चन अच्छा था ये भी। नेक्स्ट अब आ रहा है
कोऑर्डिनेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स दे रखे और उनके आइसोमर्स। ठीक है, तो पहला जो कॉम्प्लेक्स है ये तो इजी है, अगर स्टेटमेंट याद है एनसीईआरटी की टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हो जाएंगे। तो पहला कॉम्प्लेक्स है CONH3 5NO2 Cl2। पूछा ये सॉल्वेट, लिंकेज, आयनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन। तो ये लिंकेज आइसोमेरिज्म में कैसे पता लगाओगे लिंकेज है कि जहां पे भी एम्बिडेंट लिगेंड्स होता है वो लिंकेज बनाता है, क्योंकि उसमें एम्बिडेंट लिगेंड क्या करता है, बहुत साइड से अटैच, वही होता है लिंकेज। NO2 एक एम्बिडेंट लिगेंड है, एक एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, वो दोनों ही है वैसे भी। तो पहला ऑप्शन है लिंकेज, क्योंकि ये एम्बिडेंट लिगेंड्स स्टेटमेंट ही बोलती है। B C D। अब देखो जो D है वो तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, COH2O6। अब वाटर मॉलिक्यूल का एक्सचेंज हो रहा है किसके बीच में, काउंटर आयन और आयनाइजेशन स्पेयर एक दूसरे का एक्सचेंज करेंगे, और जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का आ जाए वो सॉल्वेशन या हाइड्रेशन, उन्होंने हाइड्रेशन लिखा है, सॉल्वेट, ठीक है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या सॉल्वेशन आइसोमेरिज्म, ये भी आ गया। फर्स्ट और फोर्थ का आंसर आ गया। अब यहाँ पे C जो कॉम्प्लेक्स है NH3 6 CN6, तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म बना रहा है, ये बना रहा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में कैटायन और एनायन दोनों कॉम्प्लेक्स से क्या करते हैं, एक्सचेंज। एंड लास्ट वन इज आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, CONH3। सारे जो ऑप्शन है ये एग्जांपल्स दे रखे हैं एनसीईआरटी की बुक में बाय स्टेटमेंट। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, इसमें क्या होता है, लिगेंड्स और काउंटर आयन दोनों क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे अपने आप को। तो ये बना रहा है आयनाइजेशन। तो ये तो साफ दिख रहा है एम्बिडेंट, इसकी जरूरत भी नहीं पड़ी। देखो एम्बिडेंट एक्सचेंज कर रही है कैटायन एनायन, कोऑर्डिनेशन, और वाटर आ गया तो सॉल्वेशन। तो अगर चेक करा जाए तो ए का ऑप्शन कौन सा है, यहाँ पे लिखते हैं ए का कौन सा आ रहा था, लिंकेज सेकंड। बी का आ रहा है आयनाइजेशन, बी का आयनाइजेशन मतलब थर्ड, कोई भी 2 या 3 पता है तब भी आप कर सकते हो। सी का आ रहा है कोऑर्डिनेशन मींस फोर्थ, एंड डी का आ रहा है सॉल्वेशन, सॉल्वेशन इज फर्स्ट। तो 2 3 4 1 आंसर फोर्थ। ठीक है, कोई भी 2 या 3 पता है तब भी आप कर सकते हो। तो नेक्स्ट, ये तो डायरेक्ट था क्वेश्चन। हाईएस्ट नंबर ऑफ हीलियम एटम इज इन, इनमें से किसके पास, किन में से हीलियम एटम सबसे ज्यादा है, हाईएस्ट नंबर। पहला आ रहा है फर्स्ट 4U ऑफ हीलियम, 4U ऑफ हीलियम बराबर होता है 1 एटम ऑफ हीलियम। 4U किसके बराबर होता है, 1 एटम, यहाँ पे तो एटम ही 1 आ रहे हैं वैल्यू में। तो सेकंड, ये 4U ऑफ हीलियम है, ये 11th की एनसीईआरटी का बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पहले चैप्टर का, ये पहला पार्ट जो है। सेकंड आ रहा है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। अब हमें पता है देखो नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है N/Na, हमें N निकालना है सबके लिए, N इंटू में N है, मतलब जिसका N नंबर ऑफ मोल ज्यादा होगा उसके एटम्स ज्यादा होंगे। पहले का तो एटम 1 आ गया डायरेक्ट, अब जिसके नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसके एटम ज्यादा होंगे, तो 1 by 1 नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। 4 ग्राम ऑफ हीलियम, गिवन मास 4 ग्राम है और मोलर मास 4 ही होता है, तो 1, तो 1 मोल आ रहा है, तो मतलब ये आया 1 इंटू में Na। सेकंड का थर्ड बोला है 2.271098 लीटर ऑफ हीलियम एट STP। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वॉल्यूम STP पे, और मोलर वॉल्यूम कितना होता है 22.7। पॉइंट हटाया इसका 10, इसका हटाया तो 2 0, कट हो गया तो ये आ गया 0.1 मोल। तो बाय सिंपली आया 0.1 इंटू में Na। ठीक है, अभी तक इन तीनों में इसके ज्यादा मोल है, देखो उसका तो 1 एटम, इसका 1 इंटू एवोगैड्रो नंबर, इसका
इसका 0.1 इंटू एवोगाड्रो नंबर। एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ 4 मोल, एन की वैल्यू 4 है, तो बताओ एन बराबर हो जाएगा 4 इंटू में एन है, तो सबसे ज़्यादा मोल इसके 4 है, इसके 1 है, इसके 0.1 है, उसका तो टोटल ही एक एटम है। तो ऑप्शन आंसर नंबर 4, सबसे ज़्यादा इसकी और सबसे कम एक एटम, तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट 65, यहाँ पे फिर एक ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ रहा है। तो आइडेंटिफाई द करेक्ट रिएजेंट दैट वुड ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो एक रिएक्शन दे रखी है यहाँ पर, CH2 CH डबल बॉन्ड, CH2 से बन रहा है CH2 CH2 CHO, ठीक है। तो एल्डिहाइड बन रहा है पहले कार्बन पे, तो कैसे बनेगा, तो हमें पता है, देख लो यहाँ पे कुछ रिएजेंट दे रखे हैं। तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से क्या करते हैं हम, ये होता है B2O6 डाइबोरेन की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जो OH है वो ग्रेटर नंबर ऑफ कार्बन डबल बॉन्डेड एटम पे लगता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकोव्स एडिशन। यहाँ पे क्या होगा, एंटी मार्कोवनिकोव्स एडिशन को फॉलो करता है, जो OH है वो ग्रेटर वाले पे लगता है। ये अल्कोहल चैप्टर की ही रिएक्शन है, प्रिपरेशन में सेकंड ही प्रिपरेशन है, एसिड कैटालाइज्ड से अगला वाला। तो यहाँ पे ठीक है अल्कोहल बन गया, और अल्कोहल से अगर हमें एल्डिहाइड बनाना है तो क्या करेंगे हम, PCC के प्रेजेंस में अगर K मोनोफोर लगाएंगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ ऑप्शन कौन सा है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन B2S6O2 पहला ही ऑप्शन है, ठीक है, आंसर नंबर फर्स्ट। बाकी सेकंड में क्या है, और तो कोई है भी नहीं यहाँ पे, B2S6 डाइबोरेन S2O2 PCC, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो इसमें से सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कौन सा है, तो कार्बोकैटायन तो वैसे तो डायरेक्ट दिख भी रहा है इसमें, ऑप्शन दिख करते एक एक करके। पहला ये स्ट्रक्चर है CH3 प्लस CH2 CH CH3 एंड CH3। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कैसे निकालते हैं कि मोल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट मोर स्टेबल इज कार्बोकैटायन, मोल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेट्स, हाइपर कॉन्जुगेट्स। अगर मैं इसमें बात करूं तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए इसमें, देखो ये जिस कार्बन पे कार्बोकैटायन उसके पड़ोस वाला अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन इसमें हुए 5, पहले में 5 अल्फा हाइड्रोजन। अगर सेकंड की बात करें CH2, तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें है ये अल्फा कार्बन पे 1 अल्फा हाइड्रोजन। थर्ड क्वेश्चन है ये रहा, ये वाला क्वेश्चन कई बार आ चुका है वैसे भी कई एग्जाम्स में। तो अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन पड़ोसी वाले हैं, तो 2 2 4 और 3 7, तो अल्फा हाइड्रोजन 7 एंड फोर्थ CH3 CH2 CH पॉजिटिव CH3 CH3, इस पे एक हाइड्रोजन है, देखो इस पे कार्बोकैटायन है, तो ये अल्फा हुआ ये अल्फा हुआ, 1 और 2 3, तो अल्फा हाइड्रोजन 3। तो सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किस पे है, मोर स्टेबल इज कार्बोकैटायन, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट, तो अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसके लिए तो शॉर्ट ट्रिक भी डाल रखी है, आप शायद चेक कर सकते हो शॉर्ट्स में जाके। तो ये एक मैं करा भी देता हूँ, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरीन, इसकी 4 होती है फ्लोरीन की, याद रखना, मैं याद करने का ट्रिक भी बता रहा हूँ। 0.5 सबका कम करते जाओ, 3 2.5 2 1.5 एंड 1 सारा लर्न। और इसके नीचे जाओगे तो अब
1 कम कर दो कितना हुआ 3, अब 0.5 फिर कम 2.5, अब 0.4 कम, अब 0.3, और वही 3 का टेबल उल्टा चल लो, 1.8 था 1.5 1.2 0.9। इस ट्रिक से आप पूरे इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कर सकते हो, और किसी का भी पूछा जाए एग्जाम में कभी भी तो हमसे पूछा गया इन सब का। तो सबसे कम किसका है सिलिकॉन, फिर उसके बाद उससे ज़्यादा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। ये तो हमने वैल्यू से करा है, और स्टेटमेंट बोलती है लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है एंड टॉप टू बॉटम में घटती है, उससे भी आंसर यही आएगा। बट क्या पता अगली बार में वैल्यूज दे दी जाए आपको, या वैल्यू पूछ लें, तो ये इसके ट्रिक है याद करने की। तो ऑप्शन कौन सा है 4th, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नेक्स्ट, which plot of the ln versus 1/t is consistent with Arrhenius equation? केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। तो Arrhenius इक्वेशन क्या होती है, K is equal to AE की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये आपने पढ़ा है। तो टेकिंग ln बोथ साइड, तो हो जाएगा ln A, और ln और E मिलके कैंसिल आउट, जो कि 1 होता है, तो ये बचा EA अपॉन RT। ये इक्वेशन थी। इसको और बस नॉर्मल वे में लिखूं तो माइनस वाला मैं पहले लिख रहा हूँ E अपॉन RT प्लस ln A। तो एक ग्राफ की इक्वेशन होती है y इक्वल टू mx प्लस c। अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करूँ, देखो y लेना है हमें ln x, जो कि इन्होंने बोला है, x लेना है 1/t, ये रहा 1/t, ये रहा। तो स्लोप क्या है m हमारा है a अपॉन RT माइनस में a अपॉन RT, और c जो इंटरसेप्ट होता है वो है ln a। अब देखो इंटरसेप्ट होता है क्या, यहाँ पे कभी ग्राफ ड्रॉ करा होगा या देखा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो है y एक्सिस पे कौन है ln k, x एक्सिस पे 1/t, जो कि लेना भी उन्होंने बोला है। इंटरसेप्ट c, ये रहा c इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो होता है जो y एक्सिस को कट करे, वो भी किस पे, पॉजिटिव। इंटरसेक्ट मतलब पॉजिटिव y एक्सिस को कट करे, तो पॉजिटिव y एक्सिस को यहाँ पे कट कर देते हैं, ठीक है, इंटरसेप्ट। और स्लोप है नेगेटिव e अपॉन r, तो नीचे की तरफ आ रहा है, तो स्लोप तो नेगेटिव है, माइनस e अपॉन r, और ये इंटरसेप्ट होता है कितना, ये इंटरसेप्ट, जो इंटरसेप्ट कितना है ln a इंटरसेप्ट, ठीक है, जहाँ पे ये कट कर रहा है, चाहे यहाँ पे पॉइंट डाल के कर लो ऐसा, ये इंटरसेप्ट। तो ग्राफ कौन सा है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, among group of the 16 element which does not show -2 oxidation state, group 16, ये एक और आ गया ग्रुप 16 का। तो ये होते हैं ग्रुप 16 के एलिमेंट्स के नाम, उस से टेप हो, ट्रिक, ठीक है, उस से टेप हो। तो डाउन द ग्रुप हमें पता है मेटेलिक कैरेक्टर जो होता है इंक्रीज करता है, और मेटल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव तो शो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो जो पोलोनियम है वो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा नहीं, तो आंसर पोलोनियम। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स दे रखे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो पहले इनकी कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s1, 1s2 2s2, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p2 and 1s2 2s2 2p3। बोले फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लेफ्ट टू राइट जाते तो आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है बिकॉज एडिशन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस। तो ऑर्डर तो देखो ये होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट में लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एंड नाइट्रोजन, ये जनरली होना चाहिए। बट बेरिलियम और बोरॉन के केस में अगर मैं देखूं तो जो बेरिलियम है उसके आउटरमोस्ट जो ऑर्बिटल है वो फुल्ली फिल्ड है
बट बोरॉन में 2p1 विच इज अनपेयर्ड। और हमें पता है फुल्ली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन निकालना काफी मुश्किल होता है, तो यहाँ पे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। हमने पढ़ा भी ना, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव देयर इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज फुल्ली फिल्ड, बट इन केस ऑफ बोरॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन लाई इन 2p1 विच इज अनपेयर्ड। तो किसकी एनर्जी ज्यादा हुई इन दोनों में से? बेरिलियम, ड्यू टू फुल्ली फिल्ड। तो लिथियम के बाद जो बेरिलियम था उसकी ज्यादा होगी किससे? बोरॉन से। एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन। तो ऑप्शन नंबर लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन। तो आंसर नंबर फर्स्ट। तो आंसर यहाँ पे फर्स्ट इज करेक्ट। ये काफी इजी क्वेश्चन था, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन चैप्टर का क्लास 11th। नेक्स्ट स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एनिलीन अमाइंस में एनिलीन हमने पढ़ा था, तो फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ रिएक्ट करता है, तो ये दो जो लोन पेयर है ये क्या बनाते हैं? एक सॉल्ट फॉर्मेशन कर देते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना के। इसको साइड करते हैं, पॉजिटिव और AlCl3 नेगेटिव, सॉल्ट फॉर्मेशन। सॉल्ट फॉर्मेशन या एनसीईआरटी की बुक में भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे लिखा भी है कि स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इट इज स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, ये सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन तो दे नहीं रहा, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। और सेकंड, एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड थ्रू गैब्रियल सिंथेसिस, ये तो पूरा एनसीईआरटी पे है। तो वहां पे लिखा भी था कि एनिलीन डज नॉट अंडरगो, वहां पे लिखा हुआ है एनिलीन लिखा, वहां पे लिखा है अराइल हैलाइड, अराइल हैलाइड डज नॉट अंडरगोज गैब्रियल, डज नॉट अंडरगो सॉरी न्यूक्लियोफिलिक substitution reaction with anion formed, एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज है, anion formed by phthalimide। एनसीईआरटी में ये दोनों लाइन कि एनहाइड्रस AlCl3 के साथ एनिलीन सॉल्ट फॉर्मेशन करता है, और जो एनिलीन अराइल हैलाइड होता है वो अंडरगोज नहीं, मतलब डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो फिथैलिमाइड में आयन फॉर्मेशन होता है उसके साथ ये सब्स्टिट्यूशन करता ही नहीं है। तो एनिलीन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड गैब्रियल सिंथेसिस, यही इसका आंसर है जो एनसीईआरटी के पेपर में सीबीएसई में भी आता है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, आंसर फॉर। नेक्स्ट 72 क्वेश्चन, ये फिर दोबारा कोऑर्डिनेशन चैप्टर का आ रहा है। तो CONH3 पॉजिटिव एंड कॉम्प्लेक्सेस आर ऑक्टाहेड्रल बट डिफरेंट इन द मैग्नेटिक बिहेवियर। सेकंड स्टेटमेंट है कि पहला डायमैग्नेटिक है और COF6 नेगेटिव पैरामैग्नेटिक। तो चेक कर लेते हैं कि सही है या नहीं। पहला दे रखा है CONH3 पॉजिटिव, और दूसरी तरफ है COF6 नेगेटिव। तो कोबाल्ट की जो ग्राउंड स्टेट पे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, आर्गन 3d4s 4s2 3d7, यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 आ रही है और यहाँ पे भी +3। तो कोबाल्ट 3+ कितना हो जाएगा? 3 इलेक्ट्रॉन निकले तो मतलब D6, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 6, ये 3d, इसके बाद 4s एंड 4p, यही होता है। यस और नो? NH3 एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ये पेयर कर देगा। तो 1 2 3 4 5 6 ने पेयर कर दिया। तो बताओ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड किनके साथ बनेगा? NH3 का 6, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल, और साथ साथ ऑर्थो सॉरी पैरामैग्नेटिक और डाई, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर, इट इज डायमैग्नेटिक, डी लिख देता है डायमैग्नेटिक को। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक पहले के लिए तो दोनों ही करेक्ट है, सेकंड के लिए करते हैं सेम एज इट इज CO3+,
जो कॉन्फ़िगरेशन कितनी थी, D6, 1 2 3 4, ये था 3D 4S 4P, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, D6 वीक फील्ड लिगेंड होता है, वीक फील्ड लिगेंड, ये पेड नहीं करेगा तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड F6 के किसके साथ बनेंगे, अगले वाले के साथ, मतलब 4S के साथ, 4P के पास और 4D के साथ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा, इसके साथ बनेंगे मतलब sp3d2, ये भी ऑक्टाहेड्रल बट ये पैरामैग्नेटिक है। तो स्टेटमेंट बोल रही थी कि बोथ आर ऑक्टाहेड्रल, करेक्ट, एंड फर्स्ट इज डायमैग्नेटिक एंड सेकंड इज पैरामैग्नेटिक, इट इज आल्सो करेक्ट। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर नहीं, इस स्टेटमेंट वाले में तो सब में ही स्टेटमेंट और दोनों ही करेक्ट आ रही है, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, एनसीईआरटी का ही है। नेक्स्ट, P नोट वैल्यू फॉर Mn3 पॉजिटिव, Mn है सॉरी, हाँ Mn2 पॉजिटिव, couples are more positive than that of Cr3 plus 2 plus Fe3 plus Fe2 plus due to change। ये तो डी ब्लॉक सॉल्व प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में। तो यहाँ पे देखो एक नोट याद रखना, मोर नेगेटिव ऑफ E नॉट वैल्यू, अगर E नॉट वैल्यू ज्यादा नेगेटिव हो तो मोर स्टेबल इज ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा बोला कि मोर पॉजिटिव ऑफ E नॉट वैल्यू लेस स्टेबल इज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे जो बोला है मोर पॉजिटिव E नॉट वैल्यू लेस स्टेबल इज ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वो D5 से D4 में जाएगा, यही केस होगा जिसमें वो लेस स्टेबल की तरफ जा रहा है, तो आंसर 4, ठीक है। लेस स्टेबल की तरफ कब जा रहा है, तब वो D5 से D4 में जाएगा, हाफ फील्ड से अनपेयर्ड करेगा अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74 आ रहा है यहाँ पे, क्वांटम नंबर से स्ट्रक्चर ऑफ एटम, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग कर रहा है। तो बोला कि मैच द फॉलोइंग करना है, Ml Ms Ln, शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, इलेक्ट्रॉन्स, एंड जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता था साइज एंड एनर्जी बताता था डेफिनेशन में, इट गिव्स द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप और सबशेल और एंगुलर ऑर्बिटल मोमेंटम भी बताता था, ठीक है, शेप ऑप्शन है। स्पिन से पहले आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर Ml, तो इसकी स्टेटमेंट ये एनसीईआरटी में, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पेटियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल विद रिस्पेक्ट टू सब स्टैंडर्ड सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। स्पेटियल ओरिएंटेशन, तो ओरिएंटेशन वर्ड लिखा हुआ है, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, लास्ट वन इज Ms, स्पिन स्टेट। तो वन बाय वन करते हैं। तो n जो साइज है कौन सा है, साइज ऑफ ऑर्बिटल A का, साइज ऑफ ऑर्बिटल सेकंड, B का शेप, सॉरी इसमें आगे पीछे दे रखा ना, ऊपर नीचे, पहला Ml इनकी में, Ml ओरिएंटेशन दे रहा मतलब 1 का थर्ड, हमने यहाँ सीक्वेंस वाइज लिखा है ना, उन्होंने आगे पीछे। Ms क्या बताता है, स्पिन कौन सा ऑप्शन है, शेप, साइज, ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन, मतलब B का आ गया फोर्थ। C जो L है ये बताएगा शेप 1, और D जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है साइज सेकंड। तो A का थर्ड, B का फोर्थ, C का फर्स्ट, तो ऑप्शन A इज करेक्ट। काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2A, एक रिएक्शन दे रखी है B प्लस C, इसके लिए Kc दे रखा हमें 4 × 10⁻³ इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर दिस इज दिस, व्हाट विल द फॉलोइंग इज करेक्ट, रिएक्शन हैज द टेंडेंसी टू फॉरवर्ड, बैकवर्ड,
कंप्लीशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम। तो बताना रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी या बैकवर्ड। तो कंसंट्रेशन तीनों की दे रखी है हमें, 2 × 10⁻³ तो हमें पता है डायरेक्शन निकालने के रिएक्शन क्वेश्चन। तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और पावर जो होती है स्टोइकियोमेट्री जो होता है वो पावर में चला जाता है। तो सबकी वैल्यू दे रखी है 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ 2 × 10⁻³ का होल स्क्वायर। तो ये तो सब कट गया, 1 आ गया QC। तो QC 1 है और K की वैल्यू माइनस में है, ठीक है, ये माइनस में जो भी दे रखी है। तो QC इज ग्रेटर देन K। हमने पढ़ा था QC बड़ा हो K से, तो K के पास आने के लिए क्या करता है अपने आप को डिक्रीज मीन्स बैकवर्ड। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व प्रॉब्लम में। तो बैकवर्ड कौन सा ऑप्शन है, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, बी। आंसर नंबर सेकंड, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये 25 क्वेश्चन मतलब 75 तक हमने इस पार्ट में कर लिया, बाकी बचे हुए 25 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। इनको ट्राई करना, ये इंपॉर्टेंट है।